फॉर्मूला मेनू बार में अगर हम आते हो कि हम पेज लेआउट तक तो पढ़ चुके थे, हम फॉर्मूला मेनू बार तक आते हैं। तो फॉर्मूला मेनू बार में आप देखोगे कि आपके पास ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ भी दिख रही है। ओके, तो सर ऑल्सो आपकी कल वाली और उस दिन वाली की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। मैं मेल नहीं कर पाया था कल, थोड़ा सा बिजी था कहीं पे। आज मैं मेल कर देता हूँ, आज मैं आपको मेल कर देता हूँ। अपलोड मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। वो आपके वेबसाइट पर है वो? नहीं, वो वेबसाइट पे आजकल नहीं जा रहे वीडियो। तो बेसिकली यूट्यूब की लिमिट जो वेबसाइट में जो है वो लिमिट फुल हो गई है हमारी। ओके, क्योंकि 11-12 हज़ार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ना। ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ, पे सबसे पहले हम बात करते हैं नेम मैनेजर की। नेम, देखिए एक्सेल को जो भी हमारा सेल है, रेंज है, उसको एक्सेल एक एड्रेस से जानता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है A1 से लेके D7, सीट 1 A1 से लेके D7 इसके नाम से जानती है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन नेम में जाके इसका नेम दे देता हूँ, मैंने इसका कर दिया DD। अब इसको एक्सेल जो है DD के नाम से जानेगी। तो कभी कभी जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह हम लगाते हैं, उसमें अदर शीट का रेफरेंस नहीं ले पा, इसका यूज कहाँ करते हैं, चलिए इसके बारे में यूज भी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आईडी है और यहाँ भी मैं आईडी टाइप करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई आईडी टाइप की, अगर वो आईडी इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ आईडी लिख देता हूँ मैं। अगर ये आईडी इसके अंदर अवेलेबल है तो ये कलर रेड हो जाए, मतलब कि ये मेरे ब्लॉक आईडी है। इसको ये आईडी अगर मैं टाइप करूँ तो रेड हो जाए, पता चल जाए कि हाँ ये आईडी ब्लॉक्ड है, इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले पता करना आपको कि कैसे पता चलेगा कि ये आईडी इसके अंदर है। तो बहुत सारे फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, वी लुकअप, मैच, लेकिन उन सब फॉर्मूले में एरर आता है। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा होगा? सबसे अच्छा फॉर्मूला आपका होगा काउंट इफ का। काउंट इफ भी एक तरह से बता देता है कि काउंट इफ रेंज, हमने रेंज दे दिया और यहाँ पे कर दिया A1 A2। अगर होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर नहीं होगा तो 0 आएगा। अब जैसे कि इस फॉर्मूले, इसको अगर हम यहाँ पे पूरे पे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फार्मूला, और इस पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ कि ग्रेटर दैन 0 और यहाँ पे एक मिनट फॉर्मेटिंग में रेड अप्लाई कर देता हूँ। अभी जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा, ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम 2007 पे गए, 2013 पे भी एक्सेप्ट कर लेता है, अगर इसी चीज़ को 2013 पे करें, मतलब 2007 पे करें, 13 पे नहीं करें, तो आपको एरर देगा। और चलिए इसी काम को मैं 2013 पे 7 पे करता हूँ। आईडी मैं भूल गया था कि 2013 पे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ देते हैं काउंट इफ, तो सिलेक्ट सॉरी डेटा सिलेक्ट करना, पूरे को सिलेक्ट किया, कॉमा A2 और इसको हमने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, Ctrl+C एस्केप मारता हूँ, इस पर कर्सर रखता हूँ, न्यू यूज फार्मूला और इस पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ देता हूँ ग्रेटर देन 0 और फॉर्मूले में आगे करता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में कलर रेड कर देता हूँ। देन ओके जैसे किया, एक मैसेज दिया आपको, मैसेज पर आपने ये मैसेज दे दिया कि आप जो है किसी भी फॉर्मूले को और किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी अदर सीट का रेफरेंस आप नहीं ले सकते हो, लेकिन 2013 में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन 2007 में अगर काम कर रहे हैं तो कैसे लोगा? तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, नेमिंग मेथड। इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम, और इसका नाम मैंने dd डाल दिया। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ होम मेनू पे, यूज न्यू रूल्स, यूज फार्मूला, और यहाँ पे इक्वल करता हूँ काउंट f ब्रैकेट ओपन और dd कॉमा 8 इज ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे हमने बोल दिया कलर रेड। हो गया, इसका यूज करते हैं। एक एग्जांपल ये है, अगर अनदर एग्जांपल आपको चाहिए तो अनदर एग्जांपल भी है। जैसे कि हम पिक्चर को लुकअप करना चाहते हैं, समझे? जैसे कि कुछ पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ ले लो, कुछ ऐसा ले लो, कुछ ऐसे पिक्चर्स आपके यहाँ पे डले हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, क्लिप आर्ट से ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको अलग करता हूँ। अब छोटा करता हूँ इस पिक्चर को। इसको भी छोटा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए। अब मैं यहीं पे या किसी और शीट पे मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो पहला पिक्चर आ जाए, 2 लिखूँ तो दूसरा आ जाए, 3 लिखूँ तो तीसरा आ जाए। क्लियर? तो इसके लिए क्या है कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इस पर करता हूँ पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, तो इसका लिंक बन के आता है। यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिख रहा है क्योंकि 2013 में सही तरीके से दिखेगा। दिखता है, कभी कभी दिखता है पूरा पिक्चर, आधे पिक्चर दिख रहा है आपको ना, ये पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है। वो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, पिक्चर नहीं है। ठीक है, अब इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करता हूँ। आया सही? तो इसमें क्या है कि यहाँ पे A1 आ गया, यहाँ पे 2 करूँगा तो A2 का पिक्चर आ जाएगा, 3 करूँगा तो A3 का आ जाएगा। इस तरह से आ रहा है पिक्चर। तो बड़ा भी कर सकता हूँ मैं इसको, हैं A4 करूँगा A4 का आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ, यहाँ पे अपने आप आ जाए। तो A जो है इस तरह से, तो इसमें हम नहीं कर सकते, इसमें हम कॉन्कर ऐसा नहीं कॉन्करेंट लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे A/N कॉन्करेंट लगा दिया तो A1 आ रहा है।
लेकिन A1 जो है किसका है, टेक्स्ट में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इनडायरेक्ट का फंक्शन बताया था आपको, तो कन्वर्ट कर देता है रेंज में। अब इसी इनडायरेक्ट फंक्शन को हम कॉपी करते हैं और इसमें डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में इस पे हम नहीं कर सकते, ये नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं किया। लेकिन हम कर सकते हैं, नेम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन नेम। यहाँ पे मैंने कर दिया PI और यहाँ पे हमने जो हमने लिया था वो लेगा। याद रखिएगा जब भी आप नेम में यूज करें ना तो इसको फ्रीज कर दें, जरूरी होता है। तो 2 बार इक्वल टू आ रहा है। ओ कोई बात नहीं, अपने आप हट जाएगा। ओके कर दिया। तो मतलब कि ये जो A1 है हमारा, A1 से लिंक हो गया F1 से। अब यहाँ पे 1 करूँगा तो 1 आएगा, 2 करूँगा तो 2 आएगा, 3 करूँगा 3 आएगा। और यहाँ पे आपका जो A1 है इसके जगह पे हम रेफरेंस PI मतलब कि पिक्चर जो है इसको सिलेक्ट कर लेता है। किसको ले लेता है, रेफरेंस को ले लेता है, ऐसे नेम को ले लेता है। अब यहाँ पे 1 आ गया, then 2, then 3, then 4, then 5। इस तरह से वी लुकअप से पिक्चर से इस तरह से पिक्चर को लुकअप कर सकते हो, किसके बाद से, नेम मेथड के। तो नेम डिफाइन करना समझ में आ गया। नेम में चेंजिंग करना है तो नेम मैनेजर से कर लो। ठीक है, यस सर। कोई डाउट इसमें सर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आ रहा है यहाँ पे इस पे फार्मूला ऑडिटिंग में। तो इसमें आपके पास एक जो आता है जैसे ट्रेस डिपेंडेंट, मुझे पता करना है कि किससे डिपेंड है, ठीक है ना। या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए किससे डिपेंडेंट है, इससे कोई डिपेंडेंट है कि नहीं वो दिखा रहे हैं। रिमूव एरर, एरर रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि ये हुआ ना कि अगर कोई फार्मूला, अगर मान लीजिए कि मैं इस फार्मूले को इससे लिंक कर देता हूँ तो इससे आप बता सकते हो कि ये पता कर सकते हो कि भाई ये कहाँ से लिंक है। क्योंकि अगर नेम मैनेजर हम डिफाइन करते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि कहाँ गया। अब ये पता चल रहा है कि कौन सा F1 है, ए कौन सा। अगर मैंने यहाँ पे PI कर दिया तो PI से पता चलेगा कि ये PI क्या है। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो बताएगा भैया ये इससे लिंक है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए आपको यूज़ करते हैं हम लोग। सो फार्मूला, ये फार्मूला ऑडिटिंग मोड ला देगा, सारा चीज़ फार्मूले दिखेंगे, ठीक है। एरर है तो एरर को चेक कर सकते हो। और एवलेट फार्मूला तो आप जानते हो, जो कि मैंने आपको काफ़ी टाइम इसमें समझा चुका हूँ। लेकिन इसमें एक आ रहा है आपका, वो आ रहा है ये एक मिनट मैं डेटा ओपन करता हूँ उसके लिए। हाँ, इसमें आपका ये आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑफिस में ये चेक करते हैं, मतलब कि ऑडिट वगैरह चेक करते हैं ना, या कोई डेटा को चेक करते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ होती है। तो गलतियाँ क्या करते हो, अगर आपका ऑन डेटा है तो आप सुधार देते हो, लेकिन किसी और के लिए चेक कर रहे हो तो आप उसको हाईलाइट कर देते हो ना, जैसे ही हाईलाइट कर रखे ना। तो फिर आपको वापस उस पर जाना है तो फिर आपको फिल्टर या बहुत सारी चीज़ लगा के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वॉच विंडो क्या करता है कि उसको ऐड कर दो, यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो, ऐड कर दिया। आप देखते जाओ जहाँ जहाँ गलती है उसको सेलेक्ट करो, आप इसको ऐड करते जाओ। एक ही सीट नहीं, मल्टीपल सीट्स में ऐड करते जाओ। वो आपको अगर ऊपर जाना है तो 10 इस पर डबल क्लिक कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और जरूरी नहीं कि इसी सीट पे, किसी भी सीट पे, मैं इस सीट पे हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, वहाँ पहुँच गया।
तो एक आसान तरीका बन जाता है। तो मतलब ये एड वॉच फाइंड की तरह है मतलब? हाँ हाँ, फाइंड की तरह, मतलब कि आप अपने जो मान लीजिए मुझे आपको जो 20 पे काम करना था, तो आप 1 बाय 1 कर रहे हो, तो 20 को आपने इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे करते जाओगे उस हिसाब से डिलीट करते जाओगे, जैसे ये हो गया, इसको डिलीट कर दीजिए। एक लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट बन के आ जाता है आपके पास, तो जो आपके एक तरह से चेक लिस्ट की तरह हो जाता है। मैं तो इसका यूज़ करता था, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का अगर बेनिफिट है तो इसको यूज़ कीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब कैलकुलेशन ऑप्शन को आप तो जानते ही हो। कैलकुलेशन क्या करता है, देखिए जैसे कि आप जब भी कोई फार्मूला चेंज करते हो तो अपने आप आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फार्मूला जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक होता है। अगर मैनुअल कर दोगे तो नहीं चेंज होगा। तो आप लोग जैसे देखते हो ना, कभी भी आप फिल्टर लगाते हो या कुछ काम करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाते रहता है, और हर डेटा एंट्री पे या हर एक चीज़ पे आपको जो है कुछ सेकेंड्स या मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ता है, हैंग रहता है सिस्टम। तो आप अगर चाहते हैं ऐसा ना हो तो कैलकुलेशन ऑप्शन को मैनुअल कर दो, वो कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, फिल्टर वगैरह में करेगा नहीं, तो आप अपना आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने और मैनुअल कर दिया तो आपका फार्मूला परफॉर्म नहीं करेगा। जो रिजल्ट आ चुका है वो आ चुका है, जैसे यहाँ मैनुअल कर दिया ना मैंने, जो रिजल्ट आ चुका है वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि एक कर देता हूँ, मैं मान लीजिए मैं कर देता हूँ इसके जगह पे रवि है, रवि ऑलरेडी है, मैं सुनील ही कर देता हूँ। रिजल्ट चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट का अब मैं ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे तो चेंज होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से चेंज कीजिएगा आपके। तो फार्मूला मेनू बार में आपको सारी चीज़ क्लियर कर दिया। अब बारी आती है डेटा मेनू बार को। अब डेटा मेनू बार में आप ध्यान से देखिए, डेटा मेनू बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इससे डेटा मेनू बार के दो टॉपिक है, एक तो आज मैं कराऊंगा, एक कल करूँगा, क्योंकि एक के लिए एक चाहिए होता है। अब बारी आती है डेटा इंपोर्टिंग। आपको डेटा अगर इंपोर्ट करना है तो कैसे, ठीक है, यहाँ से डेटा से, तो फ्रॉम एक्सेल या एक्सेस, मान लो ना कि आपकी एक्सेल की फाइल है, तो आपस में एक फाइल को लिंक कर रहे हैं, दो फाइल है आपकी, आप चाहते हैं जो एक पे डेटा है वही डेटा दूसरा पे ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं, इक्वल से लिंक करते हो या कॉपी एज ए पेस्ट लिंक करते हो। लेकिन वो फॉर्मूले के थ्रू आता है, जिससे आपका फाइल काफ़ी हैवी हो जाता है। ठीक है, और आपको बराबर लिंक को ऐड करना पड़ता है, और इसको या फिर जैसे डेटा आपको बड़ा हुआ तो आपको नीचे ड्रैग करना पड़ता है, डेटा कम हुआ तो आपको वापस सही करना पड़ता है ना। लेकिन आप इसमें इनडायरेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे, फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस में आप एक्सेल और एक्सेस दोनों इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे गया और न्यू फोल्डर में गया, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर था, न्यू फोल्डर से आ गया क्या, डैशबोर्ड का फोल्डर है पता नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसमें चले जाते हैं, ड्रॉ बॉक्स में है बस, ड्रॉ बॉक्स सी फाइल, और यहाँ पे मैंने ऑल कर देता हूँ, आ गया ऑल में एक्सेल फाइल भी आ जाएगा आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लिया, डेटा फाइल एंड ओपन किया, मुझसे पूछा किस शीट का डेटा, मैंने डेटा शीट का, एंड ओके कर दिया। एज ए पिवट टेबल चाहिए, एज ए टेबल चाहिए, क्या चाहिए, एज ए पिवट टेबल करोगे तो पिवट टेबल लग के आएगा, एज ए टेबल करोगे तो टेबल होके आएगा। ठीक है, तो आपने हम टेबल सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो देखो पूरा डेटा आ गया उठ के यहाँ पे। ठीक है,
और लिंक भी है, जैसे वो डेटा चेंज होगा आप यहाँ जस्ट रिफ्रेश कीजिए, यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और डेटा आपको बार बार नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा आपका चेंज हो जाएगा। तो दो फाइल को आपस में शीट टू शीट लिंक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। लेकिन बात करते हैं MS एक्सेस की। अगर मेरा MS एक्सेस पे डेटा है उससे लेके आना है तो जैसे मैंने आपको पिवट में समझाया था सेम उसी तरीके से होगा कि आप यहाँ पे इंसर्ट पर इसमें डेटा फ्रॉम एक्सेस और अपने एक्सेस जो भी एक्सेस की फाइल है उसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, टेबल सिलेक्ट। इसमें क्या आ गया, इसमें एक ही टेबल है। अगर जब एक से ज़्यादा टेबल होता तो टेबल आता है, यहाँ पे टेबल लिस्ट आता है, क्यूरी लिस्ट आता। आ गया डेटा आपका। ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा आपका MS एक्सेस से आया है। ठीक है, कोई डाउट सर? लेकिन अगर सर एक क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पर आपने एक्सेस से इंपोर्ट किया, मतलब लिंक किया, राइट? अगर मैंने एक्सेस में क्या बोलते हैं कुछ क्वेरी रन की होगी और डेटा चेंज कर तो यहाँ पर वो डेटा रिफ्रेश होगी? हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं हुई तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी में जाके या फिर आप इसकी कनेक्शन पे चले जाइए। यहाँ पे आपको इसमें डेटा में कनेक्शंस है, कनेक्शंस में आपका जो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ है उस पर जाइए और यहाँ पे आप लगा सकते हो रिफ्रेश एवरी मिनट, या टाइम पीरियड दे सकते हैं। एक तो मैनुअल खुद ब खुद रिफ्रेश नहीं होता है, खुद ब खुद आपको एक पीरियड देना पड़ता है कि खुद ब खुद कितने टाइम में रिफ्रेश होगा, तो यहाँ पे दोगे टाइम सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सेस में डेटा चेंज हुआ है तो इसको कैसे एक्सेल कैसे पता चलेगा, जब वो रिफ्रेश करेगा तब ना। रिफ्रेश अपने ऑटोमेटिकली कब करेगा, जब आप एक टाइम पीरियड दोगे। क्योंकि इससे लिंक डेटा तो ये सिर्फ इसको एक्सेस इसको डेटा दे रहा है ना, जब ये मांगता है तो देता है। तो भले फाइल ओपन नहीं हुए फिर भी वो 60 मिनट्स हर 60 मिनट्स जरूरी 60 मिनट ही नहीं, आप अपने चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, 2 मिनट भी कर सकते हो इसमें। अच्छा, भले वो फाइल क्लोज हो, राइट? हाँ 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 हाँ। फाइल को ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं इंटरनेट वेब क्यूरी की। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंटरनेट पे कुछ डेटा होता है, उसको मुझे एक्सेल पे लाना होता है। कभी कभी होता नहीं कि इंटरनेट से डेटा कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरा एक खुद का लिस्ट है, ये फाइल है, अब ये डेटा मुझे बार बार एक्सेल में कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है। तो मैंने इस लिंक को कॉपी किया और यहीं पे फ्रॉम वेब पे गया और इस पर पेस्ट कर दिया एंड गो आ गया एंड इंपोर्ट। एंड ओके, आ गया डेटा। सिर्फ डेटा ही आएगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगी। ठीक है। अब दूसरा इसमें एक चीज़ आता है कि अगर मुझे इंटरनेट से कुछ जरूरी, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमने लिया ही डेटा ही है, कोई वेबसाइट वगैरह भी तो होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कौन है? ओ अमेरिका जानती है। अब तो छुट्टियाँ पता ही नहीं चलता हमें तो, पहले पता होता था छुट्टी है। ठीक है। अभी क्या है कि इस डेटा में से मुझे सिर्फ यहाँ से करेंसी लेके आनी है, ठीक है ना, पूरा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे वेब क्यूरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इस पर डेटा पे जाइए, फ्रॉम वेब, इसको पेस्ट कीजिए। अब जो लिंक है आपका, उस लिंक को पेस्ट कीजिए इसको। अब यहाँ पे देख रहे हो आपको, ये हर जगह पे इस तरह का निशान है ना, ये आपकी क्यूरी है।
जो सेलेक्ट करो, इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ इतना ही एरिया आएगा, पूरा वेब पेज नहीं आएगा, इतना ही एरिया आएगा। तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया या 3 सेलेक्ट कर लिए, तो इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, लेकिन सिंपल आएगा, फॉर्मेटेड नहीं आता है। ठीक है, और जैसे वहाँ वेबसाइट चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो लाइव डेटा जो है ना, यहाँ से 1-1 मिनट लगा दीजिए, 1-1 मिनट पे डेटा चेंज होगा। क्या, या फिर अगर नहीं मैनुअल रिफ्रेश करना है तो मैनुअल रिफ्रेश करवा दीजिए। तो जैसे हम शेयर मार्केट के लिए मैंने एक बनाया था, तो उनकी एक वेबसाइट थी, वेबसाइट से डेटा एक्सेल में पुल अप करना था और उससे कुछ कैलकुलेशन करनी थी उनकी। ठीक है, तो जैसे वेबसाइट में क्या होता था, हर सेकेंड चेंज होता था। तो मैं क्या करता, जैसे उनको देखना होता था, जैसे वो रिफ्रेश पिक बटन पे क्लिक करते थे, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता था। तो इस तरह से ऐसे आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वेब क्यूरी कहलाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा जरूरी नहीं है कि इस पे आपके एक्सेस पे हो, टेक्स्ट पे हो, तो टेक्स्ट से डेटा ऑटोमेटिक लेके आ सकते हो। जो भी टेक्स्ट फाइल आपकी है वहाँ से उठा के लेके आ सकते हो। मेरे पास टेक्स्ट फाइल नहीं है, आप ट्राई करना। या फिर अदर सोर्सेस में अगर मुझे SQL सर्वर से लेके आना है तो मैं SQL सर्वर से लेके आता। तो यहाँ पे आपको इस सर्वर का नेम लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे SQL सर्वर एक बार ओपन करना पड़ेगा। एक बार SQL सर्वर बता देता हूँ क्या होता है, क्या क्या चाहिए होता है आपको इसको लेने के लिए। इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। या आपसे पूछता है आपका सर्वर नेम, और सर्वर नेम में आपका सर्वर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है नहीं है वो देखना होता है। कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको सर्वर नेम देना पड़ेगा। और यहाँ पे विंडो कॉन्फ़िगरेशन पे है या कोई पासवर्ड है, तो मेरा विंडो कॉन्फ़िगरेशन पे है। नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे डेटाबेस जितने भी है वो आएंगे। तो इसमें मैंने सेल्स का डेटाबेस है, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेल्स डेटा सेलेक्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश एंड यस एंड ओके। सेल्स डेटाबेस आ गया। कहाँ से? SQL सर्वर से। क्लियर है? तो SQL सर्वर से डेटा लाना अब समझ में आ गया आपको? ओके, अब बात करते हैं अगर आपको ओरेकल से डेटा लेकर आना हुआ तो ओरेकल के लिए सबसे पहले आपको ओरेकल का डेटाबेस हैंडलिंग का पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे में ओरेकल है, इसमें हाँ ओरेकल 10G XE। ओरेकल का वेब एक पेज होता है, वेब पेज होता है, मतलब कि मतलब यहाँ पे यार ये तो सेटअप ही है, उसका लिंक मैं भूल गया क्योंकि ओरेकल बहुत कम यूज करता हूँ ना मैं। ओरेकल आ गया, बैकअप गेट स्टार्ट, गो टू डेटाबेस होम पेज, ये आ गया।
ये इसका लिंक होता है 127.0.0.1.8.0.8। पहले ऑरिकल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो वो इस तरह के पाथ पे चलता है। यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड होता है। तो आप एक्सेल में भी इसका यूज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे आपको जो है ना ये फ्रॉम डेटाबेस कनेक्शन विजार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें आपका ये आ गया ना डेटा एक्सेस OLEDB प्रोवाइडर फॉर ऑरिकल, नेक्स्ट कीजिए। जनरली सर्वर नेम जो होता है वो XE होता है और आपको इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि विंडो 1000 पे नहीं चलता है ऑरिकल। यहाँ पे आपको लॉगिन जो HR है ना उसकी आपको ढूंढना पड़ेगा कि HR का कौन सा है। ऑनर दिखा, ऑनर में HR आएगा आपको। नहीं नहीं, क्या मतलब? पब्लिकली शेयर्ड है? नहीं हमने बनाया है सर आपको बताने के लिए कि ऑरिकल से कैसे कनेक्ट करोगे। ये इंटरनेट से नहीं चलता है ऑरिकल, सिस्टम वाला होता है। इंस्टॉल जब हम करते हैं ना सिस्टम में सर्वर क्रिएट होता है। नहीं उधर आता है वो भी। बाकी जो है ना लॉगिन डेटाबेस से बेसिकली मैं इसे हटा नहीं रखा हूँ ना, जनरली ऑफिस में हटा रहता है या फिर आपकी जो आईडी है उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का खोल रखा है ना, इसमें सारा दिख रहा है, सारा डेटा दिख रहा है। आता है आ जाएगा। बनाई ऊपर है ना कंटेंट टू स्पीक टेबल दिख रहा है ना, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मुझे टेबल नाम याद नहीं है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट टेबल नेम दे भी सकते हैं। बीच में होता है मुझे पता है। यूजर का चल रहा है ना, अभी आ पाएगा। यार ऊपर HR था ना, HR हमारा सिस्टम नेम था ना, आ गया ना सारे HR की डेटा, HR डेटा जॉब वगैरह आ गया। तो मैं यहाँ पे HR डेटा सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करता हूँ एंड फिनिश करता हूँ। यस, एक बार और आपको पासवर्ड डालने पड़ेंगे।
तो डेटा हमारा ओरेकल से उठ के आ गया। तो डेटा एक बार कनेक्ट हो गया फिर आपको ऑटोमेटिक आता रहेगा, तो आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कर दो अपने आप आता रहेगा। ठीक है, तो आपने आज की डेटाबेस कनेक्टिविटी समझी। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि है आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। अभी आपने डेटा, अभी होता क्या है मैं समझा देता हूँ, फिर मैं कल इस पर काम बताऊँगा। अभी आपने देखा तो इसमें पूरा का पूरा डेटा आ गया ना, लेकिन मुझे सिर्फ इसमें आईटी का डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे आईटी लिखूँ तो आईटी का डेटा यहाँ पे चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे सेल्स लिखूँ सेल्स का डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर एक्सेल से हमने लिंक किया था तो एक्सेल में मुझे सिर्फ इसमें जो चाहिए वो चाहिए आईटी का डेटा चाहिए, या फिर ग्रेटर देन 50 चाहिए, या फिर हमने एक्सेस से लाया था मैं सिर्फ मुझे रवि का डेटा चाहिए। तो इस तरह से, या फिर मुझे पूरा का पूरा नहीं, मुझे इसमें एमआरपी नहीं चाहिए, मुझे डेट नहीं चाहिए, समझिए। तो मुझे सिलेक्टेड डेटा या सिलेक्टेड कॉलम या कंडीशंस के बिहाफ पे मुझे डेटा को इंपोर्ट कराने हैं। इसके लिए चलेगी आपको एसक्यूएल की क्यूरी, और वो चलेगी माइक्रोसॉफ्ट वेब क्यूरी पे, जो कि मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक डेटा एक्सट्रैक्शन को आप अच्छी तरह से समझ लो, कल हम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर। हाँ जी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी जब भी डेटा इंपोर्ट करते हैं उसी के लिए होती है। हाँ, ये डिस्टिंक्ट वाला है सर। कल हम कल इस पे डिस्कस करेंगे सर आपके साथ। अभी आप फिलहाल देख लीजिए, इसको फिलहाल आप भूल जाइए, अभी ये ध्यान में रखोगे तो दिमाग में घूमता रहेगा। लेकिन करता क्या है मैं आपको समझा दिया कि हमें डेटा को फिल्टर करके लाना होता है, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इसको यूज़ कर लीजिए। बाकी ये है एक्सएमएल इंपोर्ट है या डेटा कनेक्शन रिचार्ड है, तो ये तो दिखाई दिया मैंने आपको। ये एनालिसिस सर्विस मेरे पास सिस्टम में नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखाया आपको, और ये दो चीज़ मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखाया आपको। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।